आज अपन बात करेंगे चित्तौड़ के दूसरे साके की। चित्तौड़ के दूसरे साके में कर्णावती थी। कर्णावती के दो पुत्र थे, एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरा था उदय सिंह। ये उदय सिंह पता है पिताजी किसके हैं? महाराणा प्रताप के। होता यूं है कि इधर ये जो विक्रमादित्य है ये विलासी प्रवृत्ति का शासक यहां पर बताया जाता है। ये विक्रमादित्य का काम था केवल बढ़िया फर्स्ट क्लास औरतों को बुलाना, उनका नृत्य देखना और शराब के प्याले पीना और बढ़िया सोना। ये काम विक्रमादित्य का यहां पर बताया जाता है। विक्रमादित्य विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और कर्णावती को इस बात का पता था कि इस विक्रमादित्य की वजह से अपना जो मेवाड़ वो संकट में आएगा, क्योंकि ये काम है ना, जितने भी काम करता थे टोटल उल्टे काम इसके द्वारा यहां पर किए जाते थे। तो इसका अपयश चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र के अलावा भी गुजरात तक इसका अपयश चला जाता है और गुजरात का जो शासक है वो है बहादुर शाह। बहादुर शाह ने ये देख लिया कि ये फालतू के करता है एडवर्टाइज, सैन्य शक्ति भी इसकी कमजोर है और फिर भी ये उल्टे सुल्टे काम ज्यादा करता है, क्यों नहीं इसका फायदा उठाया जाए और यहां चित्तौड़ पर अटैक किया जाए। तो बहादुर शाह के द्वारा चित्तौड़ पर 33-34 में 1533-34 में यहां पर बहादुर शाह के द्वारा चित्तौड़ पर मेवाड़ पर अटैक किया जाता है और अटैक किया जाता है तो कर्णावती ने देखा कि भाई ऐसे तो सिस्टम बैठेगा नहीं, अपनी सैन्य शक्ति काफी कमजोर है और अपन अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो क्या किया जाए। तो विक्रमादित्य का सेनापति था बाघ सिंह। बाघ सिंह को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि बाघ सिंह जी आप बताओ अब क्या किया जाए। तो बाघ सिंह जी ने जितने भी मंत्री थे उन सबको बुलाया और कर्णावती के सामने बुलाया गया, जो कि संरक्षिका थी किसकी? विक्रमादित्य की, क्योंकि ये छोटा था लेकिन फिर भी एडवर्टाइज ज्यादा करता था। इसके पास बाघ सिंह को बुलाया जाता है और इसकी जितनी भी मतलब बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास मंत्री थे उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप अब बताओ इस संकट की घड़ी में हम क्या करें। बाघ सिंह ने कहा कि अपन कर लेते हैं संधि, इसके अलावा अपन और कोई निर्णय नहीं निकाल सकते। पूरे मंत्रियों ने भी कह दी कि चलो ठीक है आप यहां पर संधि कर लो। तो यहां पर बहादुर शाह को रणथंबोर दुर्ग यहां पर बहादुर शाह को दे दिया जाता है और 33-34 में उसको यहां से संधि करके भेज दिया जाता है वापस। अब गुजरात जाने के बाद बहादुर शाह ने सोचा कि यार अपने को बस ये तो डर गए, अपने को बस यहां थोड़ा सा अटैक किया, अपने प्लान क्या बनाया, ये तो डर गए, चित्तौड़गढ़ वाले तो डर गए। अब वो वहां जाता है और वहां जाने के बाद 1534-35 में वापस आता है और वापस आता है 8 मार्च 34-35 को वापस चित्तौड़ आता है और चित्तौड़ पर अटैक करने की कोशिश की जाती है यहां पर बहादुर शाह के द्वारा। अब कर्णावती ने देखा कि भाई इसको अपने एक बार तो संधि कर ली, एक बार भेज दिया लेकिन ये वापस आ गया,
इसको जवाब देना जरूरी है। तो कर्णावती ने दिल्ली का जो शासक था हुमायूं से मदद मांगी और उसको राखी भेजी कि आप मेरे भाई बन जाओ और मेरी मदद करो। यहाँ पे बहादुर शाह के द्वारा मेरे से एक बार संधि कर ली, उसके बाद भी वो वापस आ गया और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप मेरी मदद करो। तो हुमायूं के द्वारा यहाँ पर इसकी मदद नहीं की जाती है, कर्णावती की हुमायूं के द्वारा मदद नहीं की जाती है। विवादित है, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि हुमायूं आया था लेकिन युद्ध होने के बाद आया था, और कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि आ रहा था लेकिन ये आ रहा था चित्तौड़गढ़ पर अपना शासन जमाने के लिए। तो ये विवादित है, अपन यही मान के चलते हैं कि ये मतलब नहीं आया, इसके द्वारा कर्णावती की मदद नहीं की जाती है। तो कर्णावती ने यहां पर 8 मार्च 1535 को यहां पे जोहर की बात की जाती है। 13,000 औरतों को यह बात की जाती है अपन करेंगे जोहर। बाघ सिंह ने बोल दिया कि अपन करेंगे केसरिया। तो जो इसकी पत्नी थी, जितना ये कायर था उससे कई गुना ज्यादा विक्रमादित्य की पत्नी थी बहादुर, और वो थी जवाहर बाई। जवाहर बाई ने कहा कि जोहर करने से आपके सतीत्व की तो रक्षा होगी, लेकिन देश की रक्षा जोहर करने से नहीं होगी। दुश्मन मतलब धधकते ज्वाला में जल के मरने से अच्छा है अपन दुश्मन से लड़ते हुए मरे, शत्रु से लड़ते हुए मरे। ऐसी इनकी सोच थी जवाहर बाई की। ऐसे मतलब कायर शासक की पत्नी की ऐसी सोच थी कि हम लड़ते हुए मरेंगे, बट धधकती ज्वाला में जलते हुए नहीं मरना पसंद करते। हर हर महादेव का, हर हर महादेव का नारा, हर हर महादेव का नारा यहां पर जवाहर बाई के द्वारा दिया जाता है, और केसरिया रंग का वस्त्र इनके द्वारा पहन लिया जाता है। और इनकी छोटी टुकड़ी भी औरतों की थी जो कि युद्ध कला में, शस्त्र कला में काफी पारंगत थी। ये भी जवाहर बाई भी शस्त्र कला में बहुत ही माहिर थी, इनके द्वारा जबरदस्त तलवारबाजी की जाती है। बाघ सिंह ने भी केसरिया रंग का सापा या बाना बांधा वस्त्र पहने और अंतिम युद्ध के लिए चल दिए इधर बहादुर शाह को। अब इनके द्वारा युद्ध किया जाता है। बाघ सिंह और जवाहर बाई के नेतृत्व में यहाँ पे युद्ध किया जाता है। युद्ध में इनके द्वारा भूखे शेरों की तरह यहां पर बाघ सिंह के द्वारा बहादुर शाह की सेना पर अटैक किया जाता है। बहादुर शाह की सेना बहुत ज्यादा थी, लेकिन बहादुर शाह की सेना को, अधिकतर सेना को यहां पर इन दोनों के द्वारा धूल चटाई गई, धराशायी इनके द्वारा किया जाता है। और इस युद्ध में जवाहर बाई चाहती थी कि मैं इसके तोप खाने तक जाऊं, लेकिन ये तोप खाने तक नहीं पहुंच पाती है और यहां पर वीर गति प्राप्त की जाती है जवाहर बाई के द्वारा, और बाघ सिंह के द्वारा यहां पर वीर गति प्राप्त की जाती है। अब कर्मावती ने ये सब घटना देखी तो इन्होंने जोहर का प्लान बनाया और लगभग 13,000 औरतों के साथ यहां पे कर्णावती के द्वारा जोहर किया जाता है। जोहर की धधकती हुई ज्वाला में यहां पर कर्णावती के द्वारा अपने को समर्पित किया जाता है, और ये मेवाड़ का, चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाता है। ये युद्ध से पहले ही, थोड़ा सा मैं भूल गया था,
युद्ध से पहले ही विक्रमादित्य और उदय सिंह को देवरिया भेज दिया जाता है। देवरिया इन दोनों को भेज दिया जाता है और उसके बाद कर्णावती के द्वारा जौहर कर लिया जाता है और जवाहर भाई और बाघ सिंह के द्वारा यहां पर केसरिया किया जाता है और